आप सभी का हमारे YouTube चैनल द रिपीटर्स में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम अनिल यादव है और मैं प्रेजेंटली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आने वाले 8 से 10 दिनों में आपको अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से करनी है, आपको करना क्या-क्या है और आपको क्या नहीं करना है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है, वो ये करनी है कि नेगेटिविटी और डिस्ट्रैक्शन से आपको खुद को दूर रखना है। डिस्ट्रैक्शन से मेरा क्या मतलब आया कि हमने जैसे यूट्यूब पे आप बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे कि आज हम इस सांसद से मिलकर आ गए, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसके लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। हज़ारों वीडियो मिल जाएँगी कि आज कौन-सा न्यूज़ चैनल अभिनय शर्मा सर का इंटरव्यू ले रहा है, नीतू मैम इंटरव्यू दे रही हैं, राकेश सर इंटरव्यू दे रहे हैं, आभा सैनी सर इंटरव्यू दे रहे हैं। आप उनमें देख रहे हो घूम-घूम के। देखो, पहली मैं चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है। बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर पोस्टपोन होता भी है तो वो 1 वीक के लिए करेंगे और 1 वीक इतना कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपको पढ़ाई तो करनी ही करनी है। और ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, इनसे बिल्कुल दूर हो जाओ, क्योंकि अब आपकी जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। आपको रिविज़न करना है, मतलब आपको कोई यूट्यूब पे वीडियोज़ देखनी नहीं है। तो यूट्यूब पे अगर वीडियोज़ आपको नहीं देखनी है, तो उन चैनल्स को या तो अनसब्सक्राइब कर दो या फिर नॉट इंटरेस्टेड कर दो, ताकि ऐसी वीडियोज़ तुम्हारे सामने यूट्यूब पर आए ही नहीं, ठीक है? और इसी तरीके से आपको टेलीग्राम जो डिस्कशन ग्रुप है स्पेशली, उनसे आप एग्ज़िट हो जाओ, जहाँ पर आप अपना टाइम खराब करते हैं, जहाँ पर आप ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। अब एग्ज़ाम होगा और उसी टाइम पर होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा और आप इन सब चीज़ों में दिमाग खराब करते हैं या फिर टाइम खराब करते हैं, तो भैया आप बेवकूफ़ हैं, आपका इस बार सीजीएल में सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसी नेगेटिविटी जहाँ से मिल रही है कि पेपर टफ आ रहा है, पेपर ये आ रहा है, पेपर वो आ रहा है, हम क्या करेंगे, हमने तो ऐसी तैयारी नहीं करी। तो भैया ऐसी चीज़ों से थोड़े दिन दूर रह जाओ, 10 दिन बच रहे हैं, 10 दिन ऐसी चीज़ों से दूर रहो और आपने जो-जो चीज़ें करी हैं अब तक, उनका अच्छे से रिवाइज़ करो, जिसका मैं आगे वीडियो में भी आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि जो डिस्ट्रैक्शन और जो नेगेटिविटी है, उनसे खुद को दूर रखना है, ताकि आपको जहाँ से नेगेटिविटी या जहाँ से डिस्ट्रैक्शन मिल रहा है, वो चीज़ें आपके पास में ना आए और आप एग्ज़ाम पर फ़ोकस कर पाओ। अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको बतानी है, वो ये है कि जैसा कि आपको पता है कि टीसीएस तो अब एग्ज़ाम ले नहीं रहा है। अब एग्ज़ाम ले रहा है एडिक्विटी। अब एडिक्विटी जब एग्ज़ाम ले रहा है, तो इसमें आपके लिए क्या फ़ायदा हो गया? देखो, सबसे पहली चीज़ कि टीसीएस के एग्ज़ाम नहीं लेने से प्रीवियस ईयर बिल्कुल खत्म हो गए। जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स रट रखे थे या फिर जिनकी उन उस पैटर्न की बढ़िया तैयारी थी, तो वो तो एडवांटेज उनके साथ खत्म हो गया। तो ऐसे लोग जिनको थोड़ा ऐसा लगता था यार इस बार मेरा होगा कि नहीं होगा, या फिर जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो लोग जो रिपीटर्स हैं, उनके लिए फ़ायदा ये हो गया कि जो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड है ना, वो अब इक्वल हो चुके हैं। इक्वल क्यों हो चुके हैं? क्योंकि टीसीएस तो रहा नहीं, तो प्रीवियस ईयर ईयर क्वेश्चंस काम नहीं आएँगे। जो स्ट्रैटेजी वो फ़ॉलो करते थे वो बिल्कुल काम नहीं आएगी। इसीलिए आपके पास में अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल चुका है सबको, तो आपको ये जो 10 दिन है वो बिल्कुल खराब नहीं करने हैं। आपके पास ये बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है इस बार सीजीएल में इलेक्शन लेने की। अब मैं आपको इस वीडियो में आगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जो आपको आने वाले 10 दिनों में करनी है। अगर आपने इन चीज़ों को आने वाले 10 दिनों में फ़ॉलो किया, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका इस बार प्री तो आराम से निकल जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, वो तो मैंने आपको बता दी कि नेगेटिविटी और डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है। दूसरी चीज़ जिसका आपको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना है, वो है सेल्फ बिलीफ। देखो, आपको इस चीज़ को खुद को बिलीव करना होगा, खुद को विश्वास दिलाना होगा कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ। मेरे पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्च्युनिटी आई है, जिसमें जो रिपीटर्स हैं या फिर जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, वो सारे ऑलमोस्ट इक्वल हो चुके हैं। तो ऐसे में मेरे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए खुद के अंदर बिलीफ डालना है, अगर नहीं है तो खुद को बोलना है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले तो अपने अंदर बिल्ड करनी है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ चेंज करने हैं, तो वो है आपका माइंडसेट और आपके मॉक देने की स्ट्रैटेजी, जिसके बारे में अभी मैं आगे बात करूँगा। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको अपने माइंडसेट में क्या-क्या चीज़ें चेंज करनी है। तो सबसे पहली चीज़ कि जब हम टीसीएस के पैटर्न में एग्ज़ाम देते थे, तो हमारा माइंडसेट ये रहता था कि हमारा जो सेफ स्कोर है, वो 150 है। मतलब आपकी अगर 150 एवरेज स्कोर आ रहा है, तो आप सेफ ज़ोन में आपका प्री आराम से निकल जाएगा। इसके अलावा कि हमको ऐसा रहता था कि 80-90 तो सेफ अटेम्प्ट्स हैं, इतने अटेम्प्ट तो होने चाहिए, अदरवाइज़ इससे कम अटेम्प्ट रह गए तो मेरा नहीं होगा। ओके, तो ये जो माइंडसेट है ना, इसको चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे 150 नंबर आते थे ना, वो कैसे आते थे कि जब हम पेपर को अटेम्प्ट करते थे, तो जीएस को लेकर हम यूजुअली कितना टाइम देते थे? 5 मिनट देते थे।
रीजनिंग को हम कितना टाइम देते थे कि 12 से 15 मिनट दे रहे हैं, और जो इंग्लिश है उसको 8 से 10 मिनट दे रहे हैं, और बचा हुआ जो टाइम जो 25 से 30 मिनट है वो हम मैथ्स को दे रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब एग्जाम कौन करा रहा है, अब करा रहा है एडिक्विटी। इसने क्या करा, जो एग्जाम का लेवल है उसको इंक्रीज कर दिया। सबसे पहले जीएस की बात करें तो जीएस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो आपको उनको स्टेटमेंट्स को पढ़ना होगा, उसके अलावा आपको ऑप्शंस भी देखने होंगे। तो ऐसे में आपको टाइम लगेगा, और अगर जब टाइम लगेगा तो आप उस जीएस के 25 क्वेश्चन को 5 मिनट में नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से आपको जीएस में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। सेम चीज रीजनिंग के अंदर है। टीसीएस में जो क्वेश्चंस आते थे वो बहुत आसान होते थे, जो आराम से आप 12 से 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर लेते थे। लेकिन अब जैसे डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी कैसे आ रहे हैं, 6-6 लाइन के पैराग्राफ आ रहे हैं। तो ऐसे बड़े-बड़े क्वेश्चन जब आपको करने होते हैं, तो आपको उनको पढ़ने में टाइम लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 12 से 15 मिनट से ज्यादा टाइम आपको लगेगा। फिर वही चीज कि इंग्लिश का लेवल तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन नए टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है। तो जब नए टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उनको करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि जैसे कोई भी पुराना टाइप का क्वेश्चन और उसमें आपको पता है कि यार इसको कैसे करना है। अगर नए टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इससे ज्यादा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। इसीलिए मैथ्स के लिए जो आपके पास पहले 25 से 30 मिनट बचते थे, वही टाइम अब रिड्यूस होके 20 से 25 मिनट रह जाता है, या फिर इससे भी कम रह जाता है। और अगर इतना टाइम आपके पास मैथ्स में रहा और आपने मैथ्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, जो कि मैथ्स का थोड़ा बहुत लेवल इंक्रीज करा है, थोड़ा बहुत नहीं, एडवांस का तो बहुत अच्छा लेवल उन्होंने इंक्रीज कर दिया है, तो आप 20 से 25 मिनट में पैनिक करोगे और आपका जो पेपर है वो बिल्कुल बिगड़ेगा। पेपर क्यों बिगड़ेगा, क्योंकि अगर कोई स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है ना जिसमें एक्यूरेसी सबसे ज्यादा आती है, वो रहता है मैथ्स। अगर आपका मैथ्स में आपने अच्छा स्कोर नहीं करा, या फिर मैथ्स में वो क्वेश्चंस छोड़ दिए जो आसान थे जिनको आप कर सकते थे, तो आपका सच में पेपर बिगड़ जाएगा और आपका दिमाग खराब हो जाएगा उस चीज को लेकर। तो आपका जो ये माइंडसेट है ना टीसीएस को लेकर, ये बिल्कुल चेंज करना है। और जो आपकी मॉक देने की स्ट्रैटेजी है उसको चेंज करना है, और आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपनी मॉक की स्ट्रैटेजी को बनाना है। कि जैसे आपका जीएस स्ट्रांग है तो आपको उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपने जीएस को डीप में पढ़ा है। अगर आपकी मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छी है तो आप मैथ्स को थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी रीजनिंग के डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आप अच्छे पहले से आपने प्रैक्टिस करी है, तो उनको अगर आप ज्यादा टाइम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जिसको लगता है कि मेरी इंग्लिश भाई बहुत अच्छी है तो मैं इंग्लिश को ज्यादा टाइम दूंगा, तो वो आप इंग्लिश को ज्यादा टाइम दे सकते हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ मॉक की, और उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो ताकि एग्जाम में आपको चीजें नई ना लगे। अब मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको चीजें बता देता हूँ कि आपको रीजनिंग, मैथ, जीएस और इंग्लिश में क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है। उसमें से आप एक आधे पॉइंट्स ले सकते हैं जो भी आपको लगता है, क्योंकि मैं तो ये सबके लिए एक जनरल वीडियो है ना, तो किसी का रीजनिंग अच्छा होगा तो वो रीजनिंग में अपने अकॉर्डिंग बना सकता है, और बाकी सब्जेक्ट में मैं जो बता रहा हूँ उनमें एक एक आधे पॉइंट ले सकते हैं वो। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ रीजनिंग की, तो देखो रीजनिंग में डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और सीरीज वाले क्वेश्चन भी कुछ अच्छे आ रहे हैं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस हैं, ये 5 से 6 लाइनों के क्वेश्चंस, मतलब पैराग्राफ टाइप में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इनको फर्स्ट राउंड में आपको करना ही नहीं है, चाहे आपकी स्ट्रॉन्ग हो या स्ट्रॉन्ग नहीं हो, क्योंकि 5 से 6 लाइन अगर आपको पढ़नी है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको 1 मिनट से ज्यादा तो लगेगा ही। तो ये 1 मिनट जब आपको देनी है तो वो सेकंड राउंड में देना ना। हम मैं ऐसे मना नहीं कर रहा हूं आपको कि आप ये दो ही मत, ये इसको इन क्वेश्चंस को छोड़ दो, सेकंड राउंड में इस 1 मिनट को देना, अभी के लिए छोड़ दो। अभी के लिए आपको क्या करना है कि जो टीसीएस के पैटर्न वाले जो सिमिलर क्वेश्चन जो अब पूछे जा रहे हैं, सबसे पहले उन्हीं को अटेम्प्ट करना है। और आपको टारगेट लेके चलना है कि 10 मिनट में मेरे से जितने जितने क्वेश्चन जो मेरे को आसान लगते हैं, या फिर जो मेरे फेमिलियर है, जिनकी प्रैक्टिस मैंने अब तक करी है, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। चाहे वो क्वेश्चन 15 हो, 17 हो, 20 हो, चाहे वो कितने क्वेश्चन हो, तो वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। मतलब 10 मिनट में आपको 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तो आपको देखने ही देखने हैं। तो आपको इस तरह से रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग के सेक्शनल लगा लो, ठीक है, अगर आपको अलग से रीजनिंग में करने हैं तो। और उसमें कोशिश करना है कि आप 10 मिनट में उन सब चीजों को करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर आता है मैथ्स। अब देखो मैथ्स में आपको क्या करना है, मैथ्स में भी चीजें तो सेम ही रहेंगी, क्योंकि जैसे जो आपके फेमिलियर क्वेश्चंस हैं उनको फर्स्ट राउंड में ही करना है। लेकिन अब जैसे एडवांस के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े उनके लेवल थोड़ा इंक्रीज कर दिए गए, थोड़ा ही नहीं बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, कि जैसे हाइट एंड डिस्टेंस के अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो। इवन साइन 40 की वैल्यू भी वो मतलब
मेरे को नहीं पता, लेकिन किसी ने बोला कि मतलब जो एंगल्स बनते हैं ना, ये उन्नयन और अवनमन जो कोण बनते हैं, उनके भी 40-40 डिग्री दे रखे हैं। अब हो सकता है इन्होंने यहाँ पर जो tan 40 sin 40 की वैल्यू दे रखी हो, और अगर नहीं दे रखी है तो मुझे नहीं पता इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। लेकिन अगर दे भी रखी है ना, तो ये क्वेश्चन थोड़े टफ मतलब साइड में आ जाते हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मेंसुरेशन के भी अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपको 2 मिनट से ज़्यादा लेंगे या फिर जिनको सोचने में टाइम लेंगे ना, तो उनको ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड राउंड में तो करना ही करना है। लेकिन सेकंड राउंड में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो नया क्वेश्चन आ गया, मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो वो छोड़ना एक बेटर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आप नए क्वेश्चन में टाइम देने के बाद में ज़रूरी नहीं कि आप उसको कर पाओगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है, ये ज़रूरी नहीं है आपसे होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पर 1 या 2 मिनट दे देते हैं, तो वो वेस्टेज है टाइम का, उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वो जो टाइम आप बचा सकते हैं, वो रीजनिंग का या फिर इंग्लिश का या जीएस का जो एक्स्ट्रा टाइम जो ले रहा है, जो टीसीएस में जो कम टाइम लगता था, अब जो एक्स्ट्रा लग रहा है, उसको आप मैनेज कर पाएंगे। तो आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको देखना है। फर्स्ट राउंड में वही क्वेश्चंस करने हैं जो कि आपको लगता है कि इजी है, जो आपके फेमिलियर है। सेकंड राउंड में जो नए नए क्वेश्चंस हैं, उनमें से आपको जो लगता है कि आप कर सकते हो, उनको अटेम्प्ट करके देख लेना। और 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में मत देना। जो टफ क्वेश्चंस हैं उनमें भी 1 मिनट से अगर ज़्यादा आप दे रहे हैं, तो फिर आप गलत कर रहे हैं। इस मतलब जिस लेवल का पेपर आ रहा है, उसमें जो स्ट्रैटेजी है, उसमें आप गलत कर रहे हैं। ठीक है? तो 1 मिनट आपको देना है, आपको लगे क्वेश्चन हो जाएगा 10-15 सेकंड में और, तो आप करिए, अदरवाइज़ उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दीजिए। ठीक है? इस तरह से आपको मैथ्स में करना है। फिर आता है इंग्लिश को लेकर। अब देखो, इंग्लिश में मोर और लेस सारी चीज़ें सेम ही है, लेकिन कुछ चीज़ें जो डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि जैसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है, तो आप है ना पार्ट ऑफ स्पीच के एक आधे वीडियोज़ देख लीजिए, ज़्यादा टफ नहीं है वो, मतलब ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है, मतलब अगर आप बेसिक भी जान पाएँगे तो आप उनको कर देंगे आराम से। इसके अलावा मतलब जो पैराग्राफ के ऐसे सुनने में आ रहा है कि पैराग्राफ के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लेकिन अगर वो पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे तो भी उन क्वेश्चंस को कर पाएँगे। तो आपको करना क्या है कि आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना है, और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में आपको पैराग्राफ पढ़ना है। तो इससे होगा क्या कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन पैराग्राफ से करने हैं और कौन से क्वेश्चन पैराग्राफ से नहीं करने हैं। जैसे मान लेते हैं कि 4 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ में पूछे हैं। अगर आपने पहले क्वेश्चन पढ़ लिए, तो आपने 3 क्वेश्चन बिना पैराग्राफ पढ़े ही अगर आप कर सकते हैं, तो उस एक क्वेश्चन के लिए उस इतने बड़े पैराग्राफ को आप मत पढ़िए। उस एक क्वेश्चन को छोड़ दो, और ये जो 2-3 मिनट इस पैराग्राफ को पढ़ने में लगाएँगे आप, उसको कहीं और इन्वेस्ट करो। कुछ अच्छे क्वेश्चंस में या फिर जो जीएस में या मैथ्स में, वहाँ पर उस टाइम को इन्वेस्ट करो। ठीक है? इस तरह से आपको इंग्लिश को लेकर चलना है। फिर आती है जीएस। तो देखो भैया, जीएस में आपको अलग से कुछ नहीं करना है। आपको जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले उनको करना है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को आपको सेकंड राउंड में करना है। ठीक है? और अगर स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन में भी अगर आपको वन लाइनर दिखे कि भी एक छोटी-सी लाइन लिखी हुई है 2-3, तो उनको अगर आप जल्दी से पढ़ सकते हैं तो उनको पढ़ लीजिए। अदरवाइज़ जो लंबे-लंबे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं, उनको एक बार के लिए छोड़ दीजिए, सेकंड राउंड में करेंगे उनको। तो इस तरह से आपको आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनको बनाना है और उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है आने वाले 10 दिनों में, ताकि आप मॉक जब आपका मेन एग्ज़ाम आए, तब आपको चीज़ें नई ना लगें। अब आपको करना क्या नहीं है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि कुछ भी चीज़ को ईगो पे नहीं लेना है। ईगो का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, तो आपको भई हमेशा ऑलमोस्ट 50 में से 50 नंबर आते हैं टीसीएस के पैटर्न में। लेकिन अगर यहीं पर लेवल इंक्रीज़ कर दिया या फिर नए टाइप के क्वेश्चन पूछे, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा कि टाइम एंड डिस्टेंस में, सॉरी, जो हाइट एंड डिस्टेंस हो गया या फिर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अभी नए टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर आप ईगो पे लेके इनको भी बनाने लगे कि मेरे तो मैथ्स में 50 आते हैं, मैं तो करूँगा, तो भैया आपका पेपर बिगड़ जाएगा और आप सेलेक्ट भी नहीं होंगे, प्री में भी नहीं होंगे। आप मतलब सीजीएल के एग्ज़ाम की तो दूर की बात है उसमें सेलेक्ट होना। तो ईगो पे नहीं लेना है, आपको स्मार्ट वे में मॉक को अटेम्प्ट करना है और स्मार्ट वे में ही आपको एग्ज़ाम में चीज़ों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? दूसरी चीज़ कि आपको स्टक नहीं होना है। स्टक का मतलब ये हो गया कि आपको कहीं भी अटकना नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका मैथ्स में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लिया जा रहा है, तो आपको उसको वहीं छोड़ दो। आपको लगे कि वो 10 या 15 सेकंड में और एक्स्ट्रा देने पे क्वेश्चन हो जाएगा, तो दे दो, अदरवाइज़ उसको वहीं छोड़ दो, ठीक है? ऐसे स्टक नहीं होना है। तो उसको, और अगर स्टक हो भी रहे हो ना, तो उसको वहीं छोड़कर सेकंड राउंड में उसको करेंगे। जब सेकंड राउंड में आएगा, तब उसको थोड़ा-सा और देख लेंगे। फर्स्ट राउंड में तो आप 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी चीज़ को देना बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है, ठीक है? तीसरी चीज़ प्रेशर। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जब टफ मॉक आता है ना, तो उसमें प्रेशर तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर देगा। रोल प्ले क्यों कर देगा? क्योंकि टफ क्वेश्चंस जब होते हैं,
तो आपसे वो क्वेश्चन होंगे नहीं, और होंगे भी तो आपको आराम से 2 से 3 मिनट ले सकते हैं कुछ टफ क्वेश्चंस में। तो ऐसे टाइम में जो प्रेशर है वो और ज़्यादा बिल्डअप होगा कि यार मेरे तो 50 ही अटेम्प्ट हुए हैं, मैं क्या करूँ? मेरा तो एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आप पे और ज़्यादा प्रेशर लाएँगे। तो आपको पहली चीज़ तो आपका माइंडसेट इस तरह से देखना है कि 150 वाला जो मार्क है ना, कि 150 लाने चाहिए, उतना उसको हटाना है। अगर वो चीज़ें हटाएँगे तो आप इससे थोड़ा-सा टैकल कर पाएँगे। आपको ये सोचना है कि आपको 120 से 130 नंबर लाने हैं। 120 से 130 नंबर का क्या मतलब हुआ कि आपको 65 से 70 क्वेश्चन सही करने हैं। अब आप वो डिसाइड कर लीजिए कि रीजनिंग में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, मैथ्स में आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, इंग्लिश में आपको 20 करने हैं और जीएस में आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरह से आप अपना जो आपका स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप यहाँ पे 23 चॉइस क्वेश्चन कर लीजिए, मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप यहाँ पे 20 कर लीजिए, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे आप 23 चॉइस कर लीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करिए कि आपको 65 से 70 क्वेश्चन आप कहाँ से बना सकते हैं। तो बस उतना टारगेट करिए, उसके ज़्यादा आप टारगेट मत करिए, ठीक है? और मैं तो कह रहा हूँ कि इतने से ज़्यादा क्वेश्चन आप बना लेंगे अगर आपने थोड़ा स्ट्रैटेजी आपकी अच्छी से करी, और जो-जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उन सबको फॉलो करा ना, तो आप मतलब इतना तो आराम से कर लेंगे और आप कॉन्फिडेंट होकर आएँगे कि आपका प्री हो जाएगा आराम से। तो देखो, इस तरह से अगर आप चीज़ें करते हैं तो आप प्रेशर को कहीं न कहीं टैकल कर पाएँगे। और मॉक जितने भी देने हैं, उनको ये सोचना है कि ये मेरा एग्ज़ाम है, आज मेरा एग्ज़ाम है और मैं एग्ज़ाम को दे रहा हूँ। तो अगर उस सिचुएशन में अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, तो आप प्रेशर को टैकल कर पाएँगे। फिर बात आती है कि आपको रिवीजन क्या करना है और अगर नए टॉपिक पढ़ने हैं तो कौन-कौन से पढ़ने हैं। तो देखो, अगर सबसे पहले मैं रीज़निंग की बात करूँ, तो इसमें नए टॉपिक आ रहे हैं, जैसे मैंने सुना है कि जो क्लॉक है उसके क्वेश्चन्स नए पूछे जा रहे हैं। तो देखो, रीज़निंग ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। क्लॉक ऐसा सब्जेक्ट टॉपिक है जिसमें आप आराम से अगर 3-4 घंटे इन्वेस्ट करेंगे, कोई वीडियो देखेंगे, तो आपका क्लॉक आराम से हो जाएगा। कोई बेसिक क्वेश्चन आएगा वो तो आराम से हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं, जो आपको लगता है कि ये नए पूछे जा रहे हैं, तो उनकी प्रैक्टिस तो ज़रूर करिए। क्योंकि रीज़निंग में ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, आसान ही होते हैं। वो घुमा-फिरा के बस अगर बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएँगे तो आप उनको आराम से कर लेंगे। फिर अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में नए टॉपिक पूछे जा रहे हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूजुअली लोग नहीं पढ़ते हैं। तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि आप अगर नहीं पढ़ के जाते हैं तो आप जो 90% भीड़ है ना उसके बराबर है। क्योंकि 90% जो भीड़ है उसने ना तो प्रोबेबिलिटी पढ़ी, ना स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं और ना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। लेकिन अगर बचे टाइम में अगर आपने ये 3 टॉपिक्स में से एटलीस्ट ये 2 टॉपिक पढ़ लिए, प्रोबेबिलिटी को छोड़ भी दिया तो भी कोई बात नहीं है, और आपने ये 2 टॉपिक भी कर लिए तो आपके लिए बेनिफिट है। बेनिफिट कैसे है? क्योंकि जैसे कि मेरे को सुनने में आ रहा है कि इन क्वेश्चन से आराम से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन टॉपिक से। अगर इन टॉपिक से अगर 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर उसमें प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन मैं हटा भी दूँ, तो अगर इन दोनों टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आ भी रहे हैं, इनमें से आराम से अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन बना भी पाते हैं ना, तो आपके कितने नंबर एक्स्ट्रा आएँगे? आपके कम से कम 6 से 7 नंबर एक्स्ट्रा आएँगे, जो कि आपके लिए इस 90% से आप ऊपर पहुँच जाएँगे। तो इसीलिए इन 6 से 7 नंबर के लिए आप थोड़ा एफर्ट डालिए और इन टॉपिक्स को भी करिए। और मैं उन्हीं को ये टॉपिक्स करने को कह रहा हूँ कि बाकी जो मैथ के टॉपिक हैं, उनके थोड़े अच्छे हों, वही लोग इनको करिए। अदरवाइज़ जिनके मैथ्स के अदर टॉपिक भी कंप्लीट नहीं है, तो वो इन टॉपिक को तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। अब देखो, एसएससी जैसे एग्ज़ाम है जहाँ पर कॉम्पिटिशन इतना एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन है, वैसे कॉम्पिटिशन में एक-एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये तो 6 से 7 नंबर आप इंक्रीज़ कर पा रहे हैं। तो अगर आप एक भी नंबर इंक्रीज़ कर पा रहे हैं ना इन आने वाले 10 दिनों में, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। फिर कह रहा हूँ 120 से 130 के आस-पास कट ऑफ जाएगी, और इतनी कम कट ऑफ में एक-एक नंबर बहुत मायने रखेगा। तो आपको ये टॉपिक्स करने ही करने हैं। फिर तीसरी चीज़ आती है इंग्लिश। अब देखो, इंग्लिश में आपको पता है कि जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है, वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको इनकी वीडियो तो देख कर ही जानी है। बेसिक वीडियो आपको कहीं भी मिल जाएगी, आराम से 3-4 घंटे में चीज़ें हो जाएँगी, और आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपको जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो कैसे देखना है, ठीक है? फिर आते हैं जीएस। जीएस में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो आपने अब तक पढ़ा है, वही चीज़ आपको करनी है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो आपके लिए जीएस आसान हो जाएगी। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपने ऊपर-ऊपर से जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, तो आने वाले 10 दिनों में केवल उन्हीं का रिवीजन करिए, जो भी आपने पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, उन्हीं का रिवीजन करिए। मेंस के टाइम हम देखेंगे कि हम अलग से चीज़ें क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको जो जीएस में अब तक पढ़ते आए, केवल उसी को पढ़ना है, नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। नया पढ़ेंगे, आप उसको रिटेन नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपको अदर सब्जेक्ट पे भी काम करना है। प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक या कोऑर्डिनेट भी पढ़नी है, क्लॉक भी पढ़ना है, इंग्लिश में भी कुछ नई चीज़ें पढ़नी है, तो जीएस को तो बिल्कुल छोड़ दो। क्योंकि इनमें अगर आप नई चीज़ें पढ़ेंगे ना, जैसे क्लॉक आपने करा,
तो क्लॉक जब आपने कर लिया तो क्लॉक के क्वेश्चन तो आएंगे। तो अगर क्लॉक के क्वेश्चन आए तो आप उसको ऑब्वियस सी बात है कि इजीली कर देंगे। अगर स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे। अगर आप इनको इनका अच्छे से प्रिपेयर कर लेते तो आपको इनके क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन जीएस के अगर आप नई चीजें पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं पहली बात तो कि उस टॉपिक से आए, ठीक है, और जो आपने पढ़ा वहीं से आए ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो टाइम है ना उसको वेस्ट करना बेकार है। बस आपको आपने जो अब तक पढ़ा है बस उसी को पढ़ना है। और मॉक को लेकर एक और चीज कि आपको जो मॉक है 2 राउंड में करना है, 1 राउंड में गलती से भी नहीं करना है। अगर 1 राउंड में अगर आपने पेपर करा तो भैया आपका पेपर खराब हो जाएगा, आपका पेपर बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो 2 राउंड में तो आपको पेपर करना ही करना है, ठीक है। तो देखो जैसे-जैसे जो-जो चीजें मैंने अब तक बताई हैं आपको, अगर वो चीजें आप आने वाले 10 दिनों में फॉलो करते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपका प्री आराम से निकल जाएगा। इवन आपके प्री के जो कट ऑफ जाएगी उससे 10 से 15 नंबर ऊपर ही लेकर आएंगे आप, उसके आसपास भी नहीं रहेंगे। तो जो-जो चीज़ें बताई गई हैं उनको अच्छे से फ़ॉलो करिए। अब इसमें लास्ट एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे बतानी है वो ये है कि मैंने बहुत बार अलग-अलग वीडियोज़ में भी बोला कि ये जो एग्ज़ाम है ये आपकी नॉलेज को ही नहीं चेक करता है, ये बहुत सारे अलग-अलग चीज़ों को भी चेक करता है। यहाँ पे इस एग्ज़ाम में नॉलेज का पार्ट 70% है और जो अदर चीज़ें हैं वो 30% है। अदर चीज़ों में क्या-क्या आ गया कि आप एग्ज़ाम में प्रेशर को किस तरह से हैंडल कर पा रहे हैं, आपके जो एग्ज़ाम है उसको अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या है, आप पहले कौन-सा सब्जेक्ट कर रहे हैं, आपके स्ट्रॉन्ग चीज़ें क्या हैं, उनको पहले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा कि आप कितने राउंड में पेपर कर रहे हैं, कौन-कौन से क्वेश्चंस को स्किप कर रहे हैं, कौन-कौन से क्वेश्चंस में कितना टाइम दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी 30% में आती है और ये है ना लोग इस पे बहुत कम लोग इस चीज़ पे ध्यान दे पाते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करिए। नॉलेज का पार्ट है, नॉलेज आपने जितना लेना था वो अब तक ले लिया। अब इन 10 दिनों में आप नॉलेज नहीं ले सकते हैं। इन 10 दिनों में आप इस 30% पे काम करिए। अगर आपने इस 30% पे काम करा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। और एंड में मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पूरी साल क्या करा, कितनी मेहनत करी। चाहे आपने 15-15 घंटे पढ़े होंगे पूरी साल, लेकिन अगर इन लास्ट के 10 दिनों में अगर आपने मेहनत नहीं करी, आपने पोस्टपोन और ये अभी डीओपीटी मिनिस्टर ने क्या बोला, एसएससी चेयरमैन क्या इंटरव्यू दे रहा है, अभिनय सर इंटरव्यू क्या इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों में ध्यान दिया तो ये जो आपने 15-15 घंटे जो मेहनत करी ना पूरी 1 साल, सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी और कोई भी टीचर, कोई भी आप जो वीडियोज़ कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा और आपके पास रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो लास्ट के 10 दिन हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। फालतू वीडियोज़ जो डिस्ट्रैक्शन, जो नेगेटिविटी है उनको दूर करिए और जितने भी ग्रुप्स हैं जहाँ से आपको नेगेटिविटी मिल रही है वहाँ से एग्ज़िट हो जाइए और ऐसी चीज़ें डिस्कस भी मत करिए आने वाले 10 दिनों में। तो ये जो आने वाले 10 दिन हैं ये डिसाइड करेंगे कि आपका 1 साल बर्बाद हुआ है या फिर आप सेलेक्ट हो रहे हो। इस वीडियो में मुझे बस यही सारी चीज़ें बतानी थी। धन्यवाद।